तो हम एक और चैप्टर आज डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट 5 क्लास 11th और चैप्टर का नाम चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में करीब 14-15 क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो 13 to 15 क्वेश्चंस इस पूरी यूनिट से। दिस इज द ट्रेंड। It can be more than 15, but it is normally never less than 13. So it's a most important unit. तो अगर आप यूनिट वाइज देखें तो पूरे जो नीट एंट्रेंस एग्जाम में है, अगर किसी यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। अब 7 चैप्टर्स हैं तो हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से आने चाहिए। अब कई बार होता ये है कि किसी से 1 आ जाता है तो किसी से 3 आ जाते हैं, इस तरह की एडजस्टमेंट होती है, पर मैं एक जनरल नॉर्म की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज ये समझिए इस प्रोग्राम में हम करना क्या चाह रहे हैं, मैं एक बार फिर रीइंफोर्स कर दूं। हम करना ये चाह रहे हैं कि आपका ध्यान उन क्वेश्चंस की तरफ एक बार दिलाएं जो कि बहुत ही कॉमनली किसी क्वेश्चन से, किसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं जब पास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज किया तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, और आप ये देखेंगे कि ये ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस बनेगा जिसमें से करीब करीब आधा नीट का पेपर बन सकता है। तो हम चाहते ये हैं कि एग्ज़ाम में जाते ही ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे रडार पर होने चाहिए, और जाते ही हमें हमारा आधा पेपर बिल्कुल इस तरह से हो जाए कि सोचने की भी ज़रूरत ना पड़े, बहुत कम टाइम में हो जाए। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। और किसी भी कीमत पर इतने इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम खराब या गलत नहीं करना चाहते, क्योंकि देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन। आप जानते हैं कि नीट में जो सिलेक्शन है वो इस टाइम हाई स्कोरिंग गेम है। डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी पेपर का उतना नहीं है जितनी प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ सीट्स की अवेलेबिलिटी कम है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स। इसीलिए मैं एक काम और कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कि आपका जो ध्यान है एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ भी दिला रहा हूं जो हो सकता है आपके रडार पे ना हो, और मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वहां से क्वेश्चन बना तो फिर वो प्रॉब्लम में हो सकती है। इसके अलावा तीसरी चीज़ मैं ये कर रहा हूँ कि आपका ध्यान क्वेश्चंस की तरफ दिला रहा हूँ, मेन लाइंस की तरफ दिला रहा हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को ब्रीफली आपके साथ डिस्कस भी कर दे रहा हूँ ताकि ये कंसेप्ट्स क्या हो जाए, रीइंफोर्स हो जाए। और इसके बाद में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप खूब क्वेश्चंस कीजिए, और क्वेश्चंस आप देखिए जैसे अगर मास्टर क्लास करते हैं तो उसमें जो अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं बिल्कुल, और उसके बाद में पास्ट ईयर आप कीजिए। पास्ट ईयर करने के बाद में आपको पता चलेगा ट्रेंड कैसा है, सबके ऑडियो सुन लीजिए, और उसके बाद मास्टरिंग एनसीईआरटी कीजिए, एंड देन यू विल बी मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। आपको एक बार फिर फिलॉसफी समझ में आ गई। तो हम ये अब हम ये शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। तो देखिए इस चैप्टर में ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की कुछ बात करी है कि ये क्या चीज़ है, ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। आप जानते हैं एक और चैप्टर आपकी प्लांट फिजियोलॉजी में है सेल रेस्पिरेशन। सो वो रेस्पिरेशन क्या है, ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इसे क्या कहते हैं, व्हाट एक्चुअली इज ब्रीदिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन किसे कहते हैं, ये इस तरह के कंसेप्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद में बहुत आसान चीज़ है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए द रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी केप्ट मॉइस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि जिस भी जगह गैस का एक्सचेंज होना है उस सरफेस को मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अर्थवॉर्म को अगर आप बहुत ड्राई एनवायरनमेंट में रख दें तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसे स्किन के थ्रू रेस्पायर करना होता है, और वो सिलोमिक फ्लूइड ऊज करती रहती है, और उसकी वॉल को क्या रखती है, उसकी बॉडी सरफेस को क्या रखती है, मॉइस्ट। सेम विल बी द प्रॉब्लम विद फ्रॉग एज वेल। तो फ्रॉग में भी कुटेनियस रेस्पिरेशन होता है। लंग्स हैं, लेकिन लंग्स से जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है एम्फीबियंस में, तो इसीलिए उनको भी मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है एम्फीबियंस को, अगर कुटेनियस रेस्पिरेशन सफल होना है तो पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आ गई कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी एनसीईआरटी में जो नया टॉपिक है, जो अगला टॉपिक है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सो ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है
है, इसमें एक क्वेश्चन जो बड़ा कॉमनली पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि फेरिंग्स बताइए क्या चीज है। तो फेरिंग्स इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 ओपनिंग्स। तो जहां पर नेजल कैविटी जाकर के खुलती है उसे नेजोफेरिंग्स कहते हैं, जहां ओरल कैविटी जाकर के खुल रही है उसे ओरोफेरिंग्स कहते हैं, और जहां पर लैरिंग्स की ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस, वो खुल रहा है, इसे आप लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। तो क्योंकि इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 ओपनिंग्स, नेजल कैविटी भी यहाँ पर खुल रही है और दूसरा हमने क्या कहा कि लैरिंग्स भी यहाँ पर खुल रहा है। देखिए जो आपकी नेक है उसमें जो विंड पाइप है, ट्रेकिया और लैरिंग्स, वो एंटीरियर या वेंट्रल है, वेंट्रल कहना चाहिए, आगे की तरफ है, और फूड पाइप या ईसोफेगस पीछे है। तो यहाँ पर एक यूनिक प्रॉब्लम ये आती है कि जिस टाइम आप स्वेलो कर रहे हैं फूड को, तो वो ना तो नेजल कैविटी में घुसना चाहिए, ना ट्रेकिया में घुसना चाहिए, विंड पाइप में घुसना चाहिए। तो आपसे यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछेंगे कि किस तरह से ये इंश्योर किया जाता है कि स्वेलोइंग में जो ये फूड पार्टिकल है दे डू नॉट एंटर इनटू द नेजल कैविटी और इनटू द लैरिंग्स थ्रू द ग्लॉटिस। तो आप सब जानते हैं, आसान क्वेश्चन है। नेजल कैविटी के लिए दिस वुड बी बिकॉज ऑफ यूवुला। आप सब जानते हैं सॉफ्ट पैलेट का एक पार्ट है आखिर में यूवुला, और आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं एपिग्लॉटिस। तो एक और चीज़ आप जानते हैं एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजनस फ्लैप लाइक कवरिंग है ग्लॉटिस की। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई। ये 2 क्वेश्चन अपने रडार पर रखिए। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि प्लीज ट्राई टू रिमेंबर व्हाट टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन एपिग्लॉटिस। ये चैप्टर इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन आपको मूवमेंट एंड स्केलेटन या फिर टिश्यूज वाले चैप्टर के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक और क्वेश्चन मैंने आपको ध्यान दिलाया, ट्राई टू रिमेंबर कि एपिग्लॉटिस में किस तरह की कार्टिलेज है। अब देखिए जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया जब डिसेंड करती है मीडियास्टाइनम में, तो आपसे ये पूछेंगे कि वो कौन सा वर्टिब्रा लेवल है जिस पर इट डिवाइड्स इनटू 2 प्रिंसिपल ब्रोंकस। तो वो थोरेसिक वर्टिब्रा का लेवल बताइए जिस पर ट्रेकिया 2 प्रिंसिपल ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। तो द आंसर इज 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, T5। और एक एनसीईआरटी के बाहर की बात बता रहा हूं, इस पॉइंट को हम कहते हैं कैरिना। इस पॉइंट को हम कहते हैं कैरिना, और ये प्रिंसिपल ब्रोंकस घुस जाएंगे लंग्स में। ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है। तो देखिए आपसे ये पूछेंगे कि कितने लोब्स हैं लंग्स में। तो लेफ्ट लंग में आप देखेंगे 2 लोब्स हैं, राइट लंग में कितने हैं, 3 लोब्स हैं। लेफ्ट लंग में एक कार्डियक नॉच भी है लेफ्ट वेंट्रिकल को एकोमोडेट करने के लिए, और ये जो ओपनिंग है इसे हाइलम कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा प्लूरल मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है डबल लेयर्ड है। आउटर लेयर को आप कहते हैं पैराइटल प्लूरा और अंदर वाली लेयर को आप कहते हैं विसरल प्लूरा, और ये थोड़ा सा फ्लूइड सिक्रीट करती है जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो कि इस कैविटी में है। इस कैविटी को आप कहते हैं प्लूरल कैविटी। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। पैराइटल प्लूरा कंटिन्यूअस है थोरैक्स की वॉल से और अपर सरफेस ऑफ द एब्डोमेन से। इसके अलावा ये जो प्लूरल कैविटी है इसमें एक नेगेटिव प्रेशर, एक नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर लंग्स को हमेशा एक्सपेंडेड रखता है। इसीलिए अगर प्लूरल कैविटी में किसी वजह से एयर या फ्लूइड एंटर कर गई और इंट्रा प्लूरल प्रेशर पॉजिटिव हो गया तो लंग्स कोलैप्स करेंगे। सो ये जो प्लूरल कैविटी, प्लूरल मेम्ब्रेन और इसके जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। सो नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर विल कीप द लंग इन्फ्लेटेड। सो पहली चीज तो ये। दूसरी एक और क्वेश्चन आपने अपनी एनसीईआरटी में कई बार देखा है, वो ये है कि ये जो ट्रेकिया है और जो ब्रोंकस है और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देखिए आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है। आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि देखिए द ट्रेकिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई
एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। तो देखिए शब्द क्या है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो देखिए आप सबको पता है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है, लेकिन मैंने आपका ध्यान ये दिलाया कि ये कहानी केवल इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक की हो रही है। सो इसका मतलब जो लेटर पार्ट ऑफ द ब्रोंक्यूल्स है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल वगैरह, उसमें आपको कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी। इनकम्प्लीट रिंग्स हैं, सी शेप्ड इनको कहते हैं, और इस तरह से ये रिंग्स हैं और डॉर्सली डेफिशिएंट हैं। डेफिशिएंट किस तरफ है, पीछे की तरफ डेफिशिएंट है, और देखिए ट्रेकिया को सपोर्ट करता है। तो अगर आप थोड़ा सा एक दिमाग लगाएं तो मैं अगर इस चीज़ को ऐसे पकड़ूं तो यहाँ पर आप देखिए कि ये इस तरह से एक कार्टिलेजिनस रिंग आ जाएगी। पीछे आप देखेंगे तो वो डॉर्सली क्या है, डेफिशिएंट है। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ये जो डॉर्सल डेफिशिएंसी विल अलाउ और विल गिव द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द ईसोफेगस व्हेन द बोलस इज स्वेलोड। तो ये आपको बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन काफी कॉमनली पूछा जाता है। एक बार नीट में ये पूरा डायग्राम, बड़ा सिंपल डायग्राम आया हुआ है, और लेबलिंग हटा करके उन्होंने आपसे ये पूछ लिया था कि ये बताइए कि किस स्ट्रक्चर का क्या काम है। देखिए बड़े ध्यान से ये वाला जो डायग्राम है ये आपने तैयार कर लिया होगा, और यहां पर मुझे वो लाइन दिख गई कि इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ये प्लूरल फ्लूइड की बात हो रही है। तो मुझे उम्मीद है इतना पेज अब आपको समझ में आ गया। अब अगर हम आगे जाएं तो एक मुश्किल क्वेश्चन यहां से आएगा। इस कंसेप्ट को समझिए। ये जो पैराग्राफ है एनाटमी ऑफ थोरैसिक चेंबर के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, और ये वो कंसेप्ट है जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इसी कंसेप्ट को आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। हम ये कह रहे हैं कि थोरैसिक जो चेंबर है वो एयर टाइट है। तो आपसे बाउंड्रीज पूछेंगे। तो देखिए ये वेंट्रल साइड है, तो ये वेंट्रल साइड में जिसको मैं हिट कर रहा हूं, दिस इज द ब्रेस्ट बोन, इसे आप कहते हैं स्टर्नम। और पीछे की तरफ ये जो डॉर्सल पार्ट है ये वर्टिब्रा होगा। यहां पर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है। तो हमने ये कहा कि थोरैसिक कैविटी की वेंट्रल बाउंड्री हमने किससे बनाई, स्टर्नम से। डॉर्सल किससे बनाई, थोरैसिक वर्टिब्रा से। और ये जो पूरा लेटरल है ये रिब केज से बनाया। तो आपने इसको इस तरह से बना दिया, और उसके बाद में आपने ये कहा कि ये देखिए एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। यहां पर एब्डोमेन की तरफ एक मसल है जिसे आपने कहा डायाफ्राम, उसको यहां से सील कर दिया। यहां पर फेशिया होती है। तो आपने पूरे के पूरे थोरैसिक चेंबर को आपने क्या कर दिया, एयर टाइट बना दिया। तो दो रिब्स के बीच में आप ये देखिए, आप अपनी उंगली अगर दो रिब्स के बीच में लगाएं तो ऐसा नहीं है कि आप जाकर के आर्ट को पकड़ लेंगे। तो यहां पर बीच में इंटरकोस्टल मसल्स है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बिल्कुल एयर टाइट आपने बना दिया। सो दिस, अब वो ये पूछता है कि ये थोरैसिक चेंबर की, अब आपको बाउंड्री समझ में आ गई, इसको एयर टाइट बनाने की वजह क्या है। तो देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। एक काम करते हैं कि मैं एक इलास्टिक चेंबर बनाता हूं। तो इसको हम ये कहते हैं कि ये एक इलास्टिक चेंबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं अगर इसको खींचूं तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। यू कैन इजीली इमेजिन, ये एक डायफ्राम जैसी चीज है, इसको मैं ऐसे खींच सकता हूं, ऐसे खींच सकता हूं, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर एक और चेंबर को इमेजिन कीजिए, ये भी इलास्टिक टिश्यू का बना है, इसमें भी रिकॉयल है, इसमें इलास्टिसिटी भी है, कंप्लायंस भी है और रिकॉयल भी है। सब शब्दों का मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। यू आर अ गुड स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स एज वेल। कंप्लायंस का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने बैग में किताबें भरते जाइए तो वो उसको एकोमोडेट करता जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, कंप्लायंस। और रिकॉयल का मतलब ये है कि रबर बैंड को खींचिए, छोड़िए तो वो वापस अपनी जगह पर आएगा, इसे आप क्या कहते हैं, रिकॉयल। तो अब आपने ये इमेजिन कर लिया, बाहर एक चेंबर है, अंदर एक चेंबर है, और ये वाला चेंबर बिल्कुल एयर टाइट है। ये वाला चेंबर बिल्कुल एयर टाइट है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें डायरेक्टली हवा नहीं भर सकते। यू कैन नॉट वेंटिलेट दिस चेंबर डायरेक्टली विद एयर। आप यहां से एयर को नहीं भर सकते। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बाहर वाला चेंबर है ये एनालॉगस है थोरैसिक चेंबर के आपकी बॉडी में, जिसको आपने चारों तरफ से एयर टाइट कर दिया, और ये लंग्स हैं।
सो ये लंग्स हैं, तो ये पल्मोनरी चेंबर अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो आपको ये बात समझ में आ गई। बाहर थोरेसिक चेंबर है और अंदर लंग्स है। लंग्स को मैं डायरेक्टली वेंटिलेट नहीं कर सकता, मैं एयर को डायरेक्टली पुश नहीं करता हूं, मैं फ्रॉग की तरह एयर को इस तरह से स्वेलो नहीं करता हूं। आई डू नॉट पुश इट इनटू द लंग्स। तो अब मेरी प्रॉब्लम अगर ये आ गई तो मुझे ये पता है कि अगर मैं बाहर वाले चेंबर को खींचूं और ये एक मान लीजिए क्या है, एक एयर टाइट चेंबर है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग वेरी स्लो इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, बड़े ध्यान से समझिए। अगर मैं इसको खींचूं तो बाहर वाले चेंबर की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट मीन्स आपने इसको नीचे खींचा, यू कैन इजीली इमेजिन कि इसका डायमीटर आपने इस एक्सिस में चेंज कर दिया। ऐसे खींचा तो इस एक्सिस में आपने इसका डायमीटर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखिए, और जैसे ही बाहर वाले चेंबर का डायमीटर इंक्रीज हुआ, थोरेसिक चेंबर है हमारा, उसका डायमीटर आपने क्या किया, इंक्रीज किया, तो उसकी वॉल्यूम भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और आप जानते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब थोरैक्स के अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए ये कंटिन्यूअस है, ये जो जगह है एटमॉस्फेयर से कंटिन्यूअस है। आपने जैसे ही इसको बाहर खींचा, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। इसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इंट्रा एल्वियोलार, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या है, एल्वियोलाई हैं, उनका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड गैसेज ऑफ इंपॉर्टेंस इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी फॉलो सिंपल लॉज ऑफ डिफ्यूजन। तो जैसे ही इसकी वॉल्यूम बढ़ी तो ये भी, इसकी वॉल्यूम भी बढ़ी, इसके अंदर का प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, और एयर कहाँ आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। एक और अगर मैं क्रूड एनालॉजी दे दूं तो आप एक ये बॉटल को इमेजिन कीजिए जिसका आपने बेस हटाया हुआ है और यहां पर आपने एक बैलून टांगा हुआ है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बैलून को इन्फ्लेट कीजिए। यहां से एयर आपने पुश नहीं करनी है, तो आप यहां पर नीचे की तरफ अगर आप नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर दें, मान लीजिए वैक्यूम टाइप का बना दें, तो ये एयर अपने आप आएगी और ये लंग्स क्या हो जाएंगे, ये बैलून क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट। इस तरह का एक्सपेरिमेंट आपने अपने स्कूल में भी किया होगा। सो इसका मतलब अगर आपने पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज करना है तो आपको थोरैक्स की वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा। जो चेंज थोरैक्स की वॉल्यूम में आएगा वो ही लंग्स की वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। ये बात आप समझ गए। इसकी वजह यह है कि आप इसको डायरेक्टली इस वॉल्यूम को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। Try to remember an assertion reason type of question here. You cannot directly alter the lungs volume and pressure. शर्त यह है कि ये बाहर वाला चेंबर क्या हो, बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए इसमें यहां पर एक मान लीजिए डिफेक्ट है और आपने इसको खींचा, जैसे ही आपने इसको खींचा तो यहां से एयर घुस जाएगी। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इस चेंबर में प्रेशर बढ़ जाएगा और लंग्स एक्चुअली कोलैप्स कर जाएंगे। ऐसा न्यूमोथोरैक्स में होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर प्लूरल कैविटी में एयर या लिक्विड भर गई तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा और लंग्स क्या करेंगे, कोलैप्स करेंगे। तो मैं ये जो पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है इसकी तरफ आपको ध्यान दोबारा दिला रहा हूं। द लंग्स आर सिचुएटेड इन एयर इन थोरेसिक चेंबर विच इज एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट चेंबर। उसके बाद में इन्होंने क्या बताया है कि क्या क्या उसकी बाउंड्रीज हैं। फिर वो कह रहा है कि द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग पल्मोनरी कैविटी। फिर वो कह रहा है कि सच एन अरेंजमेंट इज असेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट, देखिए ध्यान से, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम्स। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। दिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नाउ आई होप इज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ you know what is pneumothorax, you know what is pulmonary edema. Don't worry, a lot of questions have been given on this concept on in master class. बड़े आसानी से आप उनको करिए, बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आ जाएंगे।
तो देखिए इसके बाद में जो रेस्पिरेशन है उसका एक पहला जो फीचर है वो ये है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब ये है कि एयर को अंदर ले जाना, दैट वुड बी कॉल्ड एज इनहलेशन, और बाहर लेके आना, इसको आप क्या कहेंगे, एक्सलेशन, और दोनों को मिलाकर के आप क्या कहेंगे, ब्रीदिंग। तो इस चीज को आप कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी का मतलब है लंग्स, लंग्स को आप वेंटिलेट कर रहे हैं। आप जानते हैं आपके कमरों में भी वेंटिलेटर्स होते हैं, एयर आती और जाती है, इसे आप वेंटिलेशन कह रहे हैं। अभी जो हमने कंसेप्ट किया, तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपने इनहलेशन करना है, ये बात आपको बड़े आसानी से समझ में आ गई होगी। अगेन अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन कि आपसे ये पूछेंगे कि इनहलेशन कैसे होता है। सो इनहलेशन कैसे होता है, ये वाला जो पार्ट है आपकी एनसीईआरटी का, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यहां से कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी कॉमनली अ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर चैप्टर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बहुत ज़्यादा डिटेल की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर इनहलेशन करना है तो थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी और प्रेशर डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने अभी बात करी। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इनहलेशन के लिए आपको थोरेसिक जो चेंबर है उसके डायमीटर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। ये आप दो एक्सिस में कर सकते हैं, एक एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में और दूसरा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। तो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज करता है, इसका मतलब इसकी वजह से इनहलेशन होती है। तो देखिए जैसे ही डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है वो नीचे की तरफ जाता है, इट मूव्स टुवर्ड्स द एब्डोमेन। तो डायाफ्राम ये डोम शेप्ड मसल है, फ्रेनिक नर्व इसको सप्लाई करती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फ्लैट होकर के कहाँ आता है, नीचे की तरफ, और इसकी वजह से थोरैक्स की वॉल्यूम एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ जाती है और आप समझ गए होंगे कि फिर इनहलेशन होगा। और जब ये डायाफ्राम रिलैक्स करेगा तो एक्सलेशन होगा। और ऑलमोस्ट ऑल रेस्पिरेशन एट रेस्ट इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम। इससे काम नहीं चल रहा तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, तो आप जानते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, तो याद रखिएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो रिब केज को एलिवेट किया जाता है। सो दे एलिवेट द रिब केज और इसकी वजह से डायमीटर इंक्रीज होता है। तो रिब केज में स्लांट होता है, तो जैसे ही आप रिब केज को एलिवेट करते हैं तो फिर डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में डायमीटर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इनहलेशन होगा। सो दिस कॉजेज इनहलेशन। और एक और मसल है जिसे आप कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल, दैट डिप्रेसेस द रिब केज एंड विल कॉज एक्सलेशन। सो ये बेसिकली चीज है। और इसके बाद जब आपने फोर्सफुल रेस्पायरेशन करना है तो आप एब्डोमिनल मसल्स को यूज करते हैं, खास तौर पे बीच में जो मसल होती है इसे कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस, और साइड में जो मसल होती है इसे हम ओब्लिक्स कहते हैं। तो रेक्टस एब्डोमिनिस, तो अगर आप अपने एब्डोमेन पे हाथ रखें इस तरह से थोड़ा फर्मली और कफ कीजिए इस तरह से कफ कीजिए तो आपको अपनी एब्डोमेन मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हुई दिखाई देगी। कफ एक फोर्सफुल एक्सलेशन है, इसीलिए जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं तो यहाँ पर आपके पेन भी हो जाता है, दोनों तरफ पेन हो जाता है। सो ये मसल्स बड़ी जल्दी एग्जॉस्ट भी हो सकती हैं। और अगर कोई आदमी बहुत देर तक एब्डोमिनल मसल्स को यूज़ कर रहा है तो याद रखिए कि वो रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है अगर उसको कोई प्रॉब्लम है और आपने उसे जल्दी से ठीक नहीं किया। तो मैंने ये कहा कि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बड़ा आसान क्वेश्चन यहां से आ सकता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से। और उसके बाद में स्पायरोमेट्री, इसको तो आप जितनी बार तैयार करें उतना अच्छा है। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड देखिए कुछ नहीं है इसमें, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम और कैपेसिटीज, ये आपको याद रखनी चाहिए। इसकी वैल्यूज याद रखिए। इसमें इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है कि दिस माइनस दिस इज समथिंग लाइक दैट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको याद रखने का एक तरीका जल्दी से बता देता हूं, तो देखिए ध्यान से, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। मेरे को पता है कि आपको आता है, मेरा मकसद भी इन आसान चीजों को रीइंफोर्स
करना है। मैं ये चाह रहा हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें आसान चीज़ें जो अक्सर आएंगी उन पर भी हमारा एक बार ध्यान जाए। तो आप जानते हैं टाइडल वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन इनहेल और एक्सहेल इन अ नॉर्मल रेस्पिरेटरी एफर्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, दिस वुड बी 500 ml अप्रॉक्सीमेटली। फिर एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, सो दैट मीन्स मैंने ये इनहेल किया टाइडल वॉल्यूम, इसके ऊपर जो इनहेल किया ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। सो अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन इनहेल आफ्टर टाइडल इनहेलेशन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी एनसीईआरटी में कितनी दी हुई है, 3000 ml, रेफर टू द एनसीईआरटी फॉर द रेंज। इसके अलावा इसी कंसेप्ट से ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, पहले टाइडल एक्सहेलेशन कीजिए और फिर जितनी एयर आप एक्सहेल कर सकते हैं इसको ईआरवी कहते हैं। दिस इज अराउंड 1100 ml। और पूरा मैक्सिमम एक्सहेलेशन के बाद भी जो एयर लंग्स में रह गई इसको आप रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ये 1200 ml है। तो अब आप देखिए, आपने ये 1 2 3 4 ये 4 वॉल्यूम्स करी, 1 + 2 कीजिए, दिस वुड बी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, 1 + 3 कीजिए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, 3 + 4 कीजिए, दिस वुड बी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और 1 + 2 + 3 वाइटल कैपेसिटी, और चारों को प्लस कर दीजिए, दैट वुड बी दी टोटल लंग कैपेसिटी। सो दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग टू जस्ट टू प्रैक्टिस। आपको समझ में आ गया ये क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये इक्वेशन ठीक होगी, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इस तरह से वो कई इक्वेशंस बना सकते हैं। सो अक्सर कई इक्वेशंस बना देते हैं और आपसे पूछेंगे कि बताइए कौन सी इक्वेशन ठीक है। तो यहां आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है। सो ये स्पायरोमीट्री पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को कवर करने के लिए इसे क्या कहते हैं, स्पायरोमीट्री कहते हैं। और एक और बात याद रखिए, टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। तो देखिए रेस्पिरेटरी रेट 12 से 16 पर मिनट है, तो अगर आप 12 ले और ये 500 ले तो इसका मतलब ये हुआ कि 6000 ml ये मिनट वेंटिलेशन है। सो ये 1 मिनट में जो एयर जा रही है लंग्स के अंदर वो इतनी है, एक बारी में 500 और ऐसा 1 मिनट में 12 बार, तो ये है। लेकिन इसमें से हमें डेड स्पेस एयर, सो टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस एयर इनटू रेस्पिरेटरी रेट, ये वो एयर है जो एल्वियोलाई में पहुंच रही है, इसे हम कहते हैं एल्वियोलार वेंटिलेशन। और ये जो डेड स्पेस एयर है ये करीब 150 ml है, ये गैस एक्सचेंज में इस्तेमाल नहीं होती, ये ट्रेकिया वगैरह में होगी। तो इसका मतलब दिस वुड बिकम 350 × 12 and 4200 ml, this would be alveolar ventilation। तो एक और चीज मैंने आपको कराया कि what is the difference between minute ventilation and alveolar ventilation। आप देख पा रहे हैं कि alveolar ventilation is always less than minute ventilation। तो एक तो ये, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम यहाँ देखें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सो ये एक टेबल है 17.1, इसको तैयार कीजिए। यहां से बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है। देखिए कोशिश कीजिए आपको सारे के सारे पैरामीटर्स याद हो। और अब आप देखिए कि इधर देखिए, ये जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर 40 है। और देखिए ऑक्सीजन का जो ब्लड है, जो CO2 का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर 40 है। एल्वियोलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 है। तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि वो कौन सी 2 जगह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर सेम होता है। तो आप बताएंगे एल्वियोलाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या वो बताइए जगह जहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का सेम होता है। तो आप ये कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन के लिए और एल्वियोलाई कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो जब एयर लंग्स के अंदर पहुंच गई तो फिर आपको इसको एक्सचेंज कराना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां एक्सचेंज से रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पर आता है। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है इसकी 3 लेयर्स हैं, इसकी 3 लेयर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 लेयर्स में ये एल्वियोलस है, ये पल्मोनरी कैपिलरी है
और हम इन 3 लेयर्स में कह रहे हैं कि यहाँ पर एल्वियोलार एपिथीलियम, ये वास्कुलर एंडोथीलियम, नीडलेस टू से दोनों स्क्वामस होंगे क्योंकि डिफ्यूजन होना है, और बीच में बेसमेंट मटेरियल। तो मैंने क्या कहा, एल्वियोलार एपिथीलियम, दूसरा बेसमेंट मटेरियल, तीसरा वास्कुलर एंडोथीलियम विच इज एक्चुअली स्क्वेमस एपिथीलियम। ये 3 लेयर हैं किसमें, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में। सो द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन ह्यूमन बीइंग्स हैज 3 लेयर्स, लेकिन 3 लेयर से ऐसा लगता है कि इसके अक्रॉस डिफ्यूजन होना है तो दिक्कत आएगी। लेकिन अपनी एनसीईआरटी को ध्यान से देखिए कि इसका क्यूमुलेटिव थिकनेस लेस देन 1 mm है। सो इट इज नियरली 0.2 mm। सो इट इज़ नियरली 0.2 mm। सो बिल्कुल ठीक कह रही है एनसीईआरटी कि 1 mm से कम है। सो देन यू कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन फॉर अलाउइंग डिफ्यूजन अकरिंग एट अ रैपिड फेस। ये क्वेश्चन पूछते हैं। फिर गैसेस की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी पूछते हैं अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। 1 mmHg पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से कितनी गैस डिफ्यूज हो जाएगी, वो उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है। और आपकी एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ऑक्सीजन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी से 20 से 25 गुना ज़्यादा है। ध्यान रखिए कि जब आप देख रहे थे पार्शियल प्रेशर तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट ज़्यादा था, लेकिन डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ज़्यादा किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। और यहां पर वो रीजन बता रहे हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ द सॉल्युबिलिटी। सो वाटर में सॉल्युबिलिटी और लिपिड सॉल्युबिलिटी दोनों किसकी ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है। इसकी वजह इसका मतलब ये हो सकता है कि टिश्यू में अगर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन खराब हो रही है तो टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी पहले होगी बजाय कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठे होने के। हाइपोक्सिया कहते हैं। सो टिश्यू पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होना, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। ये पहले होगा। फिर मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं इस 2 पर्टिकुलर डायग्राम्स पे। तो अक्सर मैंने देखा, यहां पर डायग्राम देखिए, ये जो डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है इसमें वही पार्शियल प्रेशर कहां पर कितना है, ये वो डायग्राम है, और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का डायग्राम है। ये भी डायग्राम आपके नीट एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे का ऐसा ही आ चुका है। सो देखिए, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हमने पहला पार्ट देखा इस चैप्टर का, और मैंने आपके ध्यान दिलाया कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके तैयार हैं कि नहीं हैं। जब मैं वापस आता हूं तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, और फिर हम देखते हैं कि बचे हुए चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।